हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं बहुत मजेदार सा चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। यानी बहुत सारे बच्चे बेताब रहते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन समझने के लिए, और हम आज उनके लिए लेकर आए हैं फुल कंसेप्ट पूरा डिटेल में कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या है, किस प्रकार से होता है, क्या होता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, सब कुछ हम इस चैप्टर में आपको समझाएंगे। बस आप अंतिम तक हमारे साथ में जुड़े रहेंगे और आप अपने मेंटेलिटी को चेंज कर पाएंगे इस चैप्टर के बाद कि क्या होता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, किस प्रकार से एक बच्चे का निर्माण होता है और किस प्रकार से बच्चे के निर्माण में मदर का क्या योगदान होता है, फादर का क्या योगदान होता है, सब हम इस चैप्टर में समझ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने हेडिंग लगाते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब अगर जिनका फर्स्ट टाइम होगा कि जिन फर्स्ट टाइम जो पढ़ रहे होंगे वो एकदम से घबरा मत नहीं जाइएगा कि सर हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। धीरे धीरे सारी बातें समझ में आ जाएंगी। आधे घंटे में आपको लगेगा कि हाँ, ये चैप्टर का पूरा कंसेप्ट आपके दिमाग में जा चुका है और आप जीवन में कुछ पढ़ाई किए हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। बाकी तो लोगों से सुनते ही आ रहे हैं कि ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन होता है, इस प्रकार से होता है, बस सबके दिमाग में मेंटेलिटी बैठ गई है कि ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन है। लेकिन एक्चुअली में जो आप जानते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में, वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन नहीं होता है। आइए डिटेल में चालू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, तो इसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं या कुछ पार्ट्स आते हैं। कुछ पार्ट्स में ह्यूमन रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। सबसे पहला हो जाएगा गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में क्या होगा, गैमेट्स बनेंगे। मेल अलग फीमेल अलग है। इंसान में सब कोई जानते हैं मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। मेल में मेल गैमेट बनेगा, फीमेल में फीमेल गैमेट बनकर तैयार हो जाएगा। इस प्रकार से इसको हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। उसके बाद जो गैमेट बनने के बाद आपको पता चल रहा होगा कि मेल वाला गैमेट मेल में बना होगा, फीमेल गैमेट फीमेल में बना हुआ होगा। तो अब मेल और फीमेल गैमेट को एक पास तो आना होगा ना फर्टिलाइजेशन के लिए। आपको जैसा कि पता है, अब नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, हम बता दे रहे हैं कि मेल गैमेट को कहाँ जाना होगा, फीमेल गैमेट के अंदर जो भेजा जाता है उसी को हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन। अब जब मेल और फीमेल गैमेट दोनों एक पास पहुंच चुके हैं तो उसका होगा फर्टिलाइजेशन। अब जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा, मेल गैमेट फीमेल गैमेट मिल चुके हैं, फर्टिलाइजेशन हो चुका है, जाइगोट बन चुका है। जाइगोट के बनने के बाद वो जाइगोट आगे जाकर एम्ब्रायो बनाएगा और उसका होगा इम्प्लांटेशन। डन है। इम्प्लांटेशन यानी कि अब बच्चा बनना निर्माण हो चुका है, मतलब बनना चालू हो चुका है। इम्प्लांटेशन के बाद आ जाएगा आपका गैस्टूरेशन। गैस्टूरेशन अभी थोड़ा थोड़ा समझा रहे हैं सिर्फ कि गैस्ट्रेशन क्या होता है। 9 महीने तक वो बच्चा बड़ा होगा, धीरे धीरे बड़ा होगा, 9 महीने तक बड़ा होगा, उसी को हम बोलते हैं गैस्ट्रेशन। उसके बाद वो बच्चा डिलीवरी होगी उस बच्चे की, तो जिसको हम बोलते हैं पार्थुरेशन। चलिए लिख देते हैं इसको डिटेल में, पार्थुरेशन। पार्थुरेशन हो जाएगा। अब डिलीवरी ऑफ बेबी हो गया, यानी वो बाहर निकल चुका है बच्चा। अब क्या बाहर निकलने के बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो गया? नहीं, एकदम गलत बात। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एक मेन पार्ट है जिसको हम बोलते हैं लैक्टेशन। यानी उस बच्चे को अब ब्रेस्ट फीडिंग करवाना होगा, मिल्क देना होगा, इसको हम बोलते हैं लैक्टेशन। ये यानी कि ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके आ जाएंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, और इन सारे पॉइंट्स को आपको डिटेल में पढ़ना होगा, तब जाकर ये आपको चैप्टर कंप्लीट होगा। हम लोग सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा समझते हैं, या तो फर्टिलाइजेशन के बारे में जानते हैं या तो इंसेमिनेशन के बारे में जानते हैं, बाकी सब के बारे में बात ही नहीं करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। बस जानते हैं कि ह्यूमन है, रिप्रोड्यूस किए, बच्चा पैदा हो गया, ये बस रिप्रोडक्शन हो गया। नहीं, इतना सारा चीज हमें पढ़ना होगा, तब जाकर हम समझेंगे ओरिजिनल ह्यूमन रिप्रोडक्शन को। क्लियर है? चलिए चालू करते हैं। सबसे पहला गैमेटोजेनेसिस से हम पॉइंट बाय पॉइंट क्लियर कर देंगे कि कौन सा पॉइंट कब आ रहा है। तो सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस की बात करते हैं। अगर हम गैमेटोजेनेसिस के बारे में बोले तो सबसे पहले हम बनाएंगे मेल गैमेट। अब इस स्लाइड में सिर्फ और सिर्फ मेल गैमेट बनाएंगे हम। बस गौर से सुनते चलिए। हाँ, थोड़ा सा हमारे साथ कोऑपरेट करिएगा। अगर आपको लग रहा होगा कि मेरे यहाँ से साउंड आपके पास जा रहा है तो बस मुझे माफ कर दीजिएगा। थोड़ा सा कोऑपरेट करने का ट्राई करिएगा। साउंड थोड़ा सा आते जाता रहता है, इधर हम कहीं रहते हैं तो साउंड आते जाता है, ठीक है ना? तो बुरा मत मानिएगा साउंड के लिए, और हमारे साथ बस कोऑपरेट करिएगा। और आपको अगर सच में हमारे साथ जुड़ना अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है? आइए जुड़ते हैं। मेल गैमेट, मेल गैमेट बनाना है तो सबसे पहला अगर हम मेल की बात करें, यहाँ पर हम बोल दें कि मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक को ही पढ़ रहे हैं या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को ही पूरा समझेंगे। उसके बाद किस प्रकार से मेल में गैमेट बनता है, सब चीज समझेंगे। आइए मेल, अगर हम मेल की बात करेंगे तो सबसे पहले मेल में होता है टेस्टिस। 2 टेस्टिस होंगे। चलिए आप लोग के मन में आएगा कि सर ने तो पहले बताया ही नहीं कि मेल पार्ट्स किस प्रकार से होते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा बना देते हैं इधर, तब उसके बाद आ जाएंगे।
कि किस प्रकार से होगा टेस्टिज, टेस्टिज का स्ट्रक्चर क्या होगा। आइए अब देखिए, जिनको अगर पहला बार पढ़ रहे होंगे तो स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा या फिर लिखते जाइएगा शॉर्ट नोट की तरह। पूरा नोट लिखने का आपके पास एकदम टाइम नहीं है, तो जिनको सिर्फ समझना है वो सिर्फ देखेंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट लगेगा, जो आपने नहीं सुना होगा कभी जीवन में, तो उसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए, ये है टेस्टिज। एक मेल में 2 टेस्टिज होंगे, इसलिए हम दोनों तरफ बना दे रहे हैं। अब ये आपको रॉ फिगर बना रहे हैं, तो ऐसा मत समझिएगा कि भाई हम चित्रकला का एकदम से निपुण है। चलिए इसको दूर कर देते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको अच्छा लगे देखने में। चलिए सिर्फ समझने के लिए आपके सामने फिगर बनाया हुआ है, तो उतना कोई भी माइनर भाई गलती हुआ होगा तो आप बस समझ जाइएगा। हम बोल रहे हैं कि 2 टेस्टिज होंगे इस प्रकार से दोनों तरफ, और ये जो आपको दिख रहा है इसी को हम बोलते हैं पेनिस, और ये सारे के सारे हो जाएंगे दोनों के दोनों टेस्टिज। और ये जो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं एपिडिडाइमिस। और ये जो पाइप्स हैं दोनों को दोनों तरफ है सर, ये इसको बोलते हैं वार डिफरेंस। ये वायर डिफरेंस हो गया, इधर भी है वायर डिफरेंस। ये दोनों के दोनों हाईली क्वाइल्ड एपिडिडाइमिस, और दोनों के दोनों तरफ टेस्टिज हो जाएंगे। और ये जो बीच का है इसको बोलते हैं पेनिस, और ये जो बाहर का जो चमड़ा होता है इसको बोलते हैं हम लोग फोर स्किन। और ये जो मस्कुलर यानी हार्ड पार्ट होता है, हार्ड का मतलब थोड़ा कड़क, इसको बोलते हैं हम लोग ग्लांस पेनिस, ग्लांस पेनिस। और इसके बीच में जो पाइप है, इस पाइप को हम बोलते हैं यूरेथ्रा। याद रखेंगे, ये हो जाएगा आपका यूरेथ्रा। इस प्रकार से ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो जाता है, जिसमें ज्यादा चीजें नहीं है। वायर डिफरेंस है, एपिडिडाइमिस है, टेस्टिज है, पेनिस है, यूरेथ्रा है, ग्लांस पेनिस है, फोर स्किन है। याद हो जाएगा। अब यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, आप थोड़ा सा समझिएगा कि आपको दिख रहा होगा इस प्रकार से कि ये यूरिनरी ब्लाडर है, और यूरिनरी ब्लाडर से यूरिन आएगा, और ये वायर डिफरेंस से स्पर्म आएगा दोनों तरफ से। यानी जो मेल होते हैं उनमें यूरिन और स्पर्म, यूरिन और स्पर्म दोनों आता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं यूरिनो जेनाइटल डक्ट, यानी यूरेथ्रा। यानी जो मेल होगा उनमें जो यूरेथ्रा होगा उसी को हम बोलते हैं यूरिनो जेनाइटल डक्ट। क्यों? क्योंकि इसमें यूरिन भी आता है और गैमेट्स भी आते हैं, इसी सेम प्रोसेस से। अब फीमेल में क्या होता है, और फीमेल में दौरान समझ लेंगे। अभी के लिए बस इतना समझिए कि यूरिन और स्पर्म दोनों आता है, इसी को हम बोलते हैं यूरिनो जेनाइटल डक्ट। क्लियर हो गया होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर आपको देखना है तो देख सकते हैं, इस प्रकार से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्लियर है। अब इसके डिटेल में जाते हैं कि किस प्रकार से टेस्टिज में स्पर्म बनता है, क्या होता है स्पर्म फॉर्मेशन के दौरान किसी भी मेल में। आइए, अब टेस्टिज को अंदर से बनाते हैं। अंदर से हम कहने का मतलब है टेस्टिज को हम क्या होता है, टेस्टिज के अंदर किस प्रकार से स्पर्म बनता है इसकी बात कर रहे हैं। तो ये अगर टेस्टिज है तो इसके बाहर का जो लेयर है, ये देखिए, ये इसको बोलते हैं ट्यूनिका वेजानालिस, ट्यूनिका वेजानालिस। और इसके अंदर, टेस्टिज के अंदर, ये एनाटॉमी की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा एनाटॉमी में जा रहे हैं। ये जो अंदर से लोब्यूल्स होंगे इसको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और इसके अंदर छोटे छोटे पाइप्स होते हैं, इन पाइप्स को ही हम लोग बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ये छोटे छोटे पाइप जाकर आगे खुलते हैं रेटेड टेस्टिज में। याद रखेंगे, ये आरटी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये रेटेड टेस्टिज है। ये जो छोटे छोटे पाइप्स हैं जिसको हम बोल रहे हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, लिख देते हैं यहाँ पर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। यही वो ट्यूब्यूल्स हैं जो स्पर्म का ओरिजिनल प्रोडक्शन करते हैं। अभी हम तुरंत बताएंगे किस प्रकार से प्रोडक्शन होता है। बस अभी के लिए याद रखिए कि ये है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, और ये है रेटेड टेस्टिज। और यहाँ से 10 से 12 वासा इफ्रेंसिया, इसको हम बोलते हैं वासा
इफ्रेंसिया। और ये वासा इफ्रेंसिया आगे जाकर खुलता है एक हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं एपिडिडाइमिस। अभी तुरंत हमने बनाया था, अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो तो एपिडिडाइमिस बोलते हैं हम इसको। और एपिडिडाइमिस के बाद ये है वास डिफरेंस। इस प्रकार से हो जाएगा। क्लियर है? यानी कि यहाँ पर आपके सामने एक टेस्टीज का पूरा डायग्राम बना के दिखाया हुआ है किस प्रकार से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बनेगा और वो जाएगा रेटेड टेस्टीज में, रेटेड टेस्टीज के बाद वो जाएगा वासा इफ्रेंसिया में, वासा इफ्रेंसिया के बाद वो जाएगा एपिडिडाइमिस में, और एपिडिडाइमिस के बाद वो जाएगा वास डिफरेंस में। याद रखेंगे इस प्रकार से क्या हो जाएगा। सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, उसके बाद रेटेड टेस्टीज, उसके बाद वासा इफ्रेंसिया, उसके बाद एपिडिडाइमिस, और एपिडिडाइमिस के बाद वास डिफरेंस। याद रखेंगे फ्लो ऑफ स्पर्म में ये वाला हो जाएगा। क्लियर है? इस ये हो जाएगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, रेटेड टेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस। इस प्रकार से स्पर्म का आगे फ्लो होता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात कि ये जो एपिडिडाइमिस आपको दिख रहा है फॉर्मेशन हो रहा है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, लेकिन कुछ महीनों तक, 1 या 2 महीनों तक यहाँ पर स्पर्म आकर जमा हो सकता है, रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आकर जमा हो सकता है। इसको हम बोलते हैं कि यहाँ पर स्टोर हो सकता है एपिडिडाइमिस में। वार डिफरेंस से आगे जाएगा, आगे जाने के बाद ये यूरेथ्रा में जाएगा। क्लियर है? इधर से भी एक यूरेथ्रा आ रहा होगा, इधर से भी। अब बोला जा रहा है जैसे ही ये यूरेथ्रा में, इधर थोड़ा, इधर से एक बार डिफरेंस है, इधर से भी एक बार डिफरेंस है, और यहाँ पर 3 ग्लैंड होते हैं। हम थोड़ा सा पीछे वाला फिगर में नहीं बना पाए थे, देख लीजिए। एक यहाँ पर ग्लैंड होगा, एक यहाँ पर ग्लैंड होगा, और उसके बाद ये यूरेथर, सॉरी यूरेथ्रा बोल रहे हैं, इसको मिटा देते थोड़ा सा ताकि अच्छे से आप समझ पाए। देखिए थोड़ा सा अगर इधर उधर हो रहा है तो हम माफी चाहते हैं, क्योंकि हम पीपीटी तैयार नहीं कर पाए थे और हम सिर्फ वीडियो बनाने के लिए आपके लिए लगे हुए थे, इसलिए हम थोड़ा सा माफी चाहते हैं। बाकी आप समझ लीजिएगा। ये हमने बोल दिया कि यूरेथ्रा है, यहाँ पर 3 ग्लैंड हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा सेमाइनल वेसिकल्स, एक हो जाएगा प्रोस्टेट ग्लैंड, और ये हो जाएगा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसको हम कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। डन है सर? ये 3 ग्लैंड है, इधर से स्पर्म आ रहा है, और ये तीनों के तीनों ग्लैंड बनाएंगे सेमाइनल फ्लूइड। इन तीनों का काम है सेमाइनल फ्लूइड बनाना। अब इस फ्लूइड में क्या होगा ये बात हम लिख लेते हैं। सबसे पहला कैल्शियम होगा, फ्रक्टोज होता है। सीधी सी बात, स्पर्म में कभी भी ग्लूकोज नहीं होता है, फ्रक्टोज होता है। इस बात पे फोकस रखेंगे। फ्रक्टोज होगा, क्यों होगा? एनर्जी के लिए, ताकि उसको एनर्जी मिलता रहे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जाने के लिए। फ्रक्टोज के बाद इसके अंदर अब आगे बढ़ते हैं, कैल्शियम हो जाएगा, फ्रक्टोज हो जाएगा, और साथ ही साथ बेसिक पीएच होगा। उसके बाद 7.4 के आसपास। उसके बाद और भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे स्पर्म में अगर हम बात करें, इस फ्लूइड में विस्कस हो जाएगा, लुब्रिकेंट हो जाएगा। लुब्रिकेंट का मतलब चिकनाहट के लिए लुब्रिकेंट रहेगा, विस्कस फ्लूइड रहेगा, व्हाइट कलर का फ्लूइड रहेगा, और भी चीज़ें रहेंगी कुछ कुछ चीज़ें। तो ये हो जाएगा सेमाइनल फ्लूइड, यानी स्पर्म और सेमाइनल फ्लूइड दोनों ही बाहर निकलेंगे ड्यूरिंग इंसेमिनेशन। अब आ जाइए, सेमाइनल फ्लूइड बना था और स्पर्म बना था किसी भी मेल में, इन दोनों को ही मिलाकर हम बोलते हैं सीमेन। याद रखेंगे सीमेन, जो आप जानते हैं सीमेन के बारे में, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं वीर्य। थोड़ा सा हिंदी लिख दे रहे हैं, वीर्य, ये जिसको बोलते हैं सीमेन। सीमेन निकलता है सिर्फ और सिर्फ 2.5 से 5 ml पर इजैकुलेशन, यानी एक इजैकुलेशन के द्वारा, एक इजैकुलेशन के दौरान किसी भी मेल से 2.5 से 5 ml तक का वीर्य निकल सकता है, सीमेन निकल सकता है, जिसमें लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म रहते हैं। याद रखेंगे इस चीज को कि 200 से 300 मिलियन ऑफ स्पर्म इस सीमेन में रहते हैं, और वो उनमें से भी सिर्फ एक स्पर्म ऐसा होता है या 2 जो जाकर फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। 2 कब कहेंगे? जब जाइगोट हम बात करेंगे जब ट्विंस की, तब हम बता देंगे 2 कब होगा। 200 से 300 मिलियन ऑफ स्पर्म जाकर वहां पर फर्टिलाइज कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में कि क्या होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। हम लोग स्पर्म को बनाना सीख चुके हैं कि कहाँ पर बनेगा, कब बनेगा, क्या होगा। या थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा फीमेल को समझने से पहले कि क्या होता है स्पर्म बनने के दौरान, या स्पर्म का पूरा हम प्रोसीजर ही समझ लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट फीमेल में जाएंगे, उसके बाद जो भी होगा उसको समझेंगे। आइए, स्पर्म में क्या होता है मेल में, इन मेल। अब सुनेगा, यहाँ पर आती है इंपॉर्टेंट बात कि हमने बोला कि ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, अगर आप एक ट्यूब्यूल के अंदर देखिएगा इस प्रकार से, तो आपको इस प्रकार से किनारे किनारे पर
सर्टोली सेल दिखेंगे, या अगर हम बनाकर ही दिखा दें, हमने बोल दिया ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है इसको हम काट रहे हैं इस प्रकार से। जब इसको काटेंगे और इसको सामने से देखेंगे, मान लेते हैं ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसको हमने काटा और इसको सामने से जब देखिएगा तो ये होता है ट्रांसवर्स सेक्शन। जब देखिएगा तो इस पर सर्टोली सेल मिलेंगे आपको देखने के लिए, और इसके बीच में इस प्रकार से जर्म सेल होंगे। डन है, या इसमें ही बनाकर दिखाएं। ये हो गया सर्टोली सेल किनारे किनारे, और इसके बीच में हो जाएंगे यहाँ पर जर्म सेल, यहाँ पर बीच में, यहाँ पर दिखाया हुआ है आपके सामने। और अब बोला जा रहा है कि ये दो इस प्रकार से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इसी प्रकार से यहाँ पर किनारे किनारे और भी तो होंगे। तो इनके बीच में कुछ सेल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं लेडिक सेल, याद रखेंगे, या लेजिक सेल भी बोल देते हैं, या इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल सेल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में रहते हैं, इसी को बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल या लेजिक सेल। अभी बस इतना याद रखेंगे। अब आते हैं कि क्या हो रहा है। हम बोल रहे हैं कि जैसे ही सेर्टिस, ये जो सर्टोली सेल है, इसका काम होता है इस जर्म सेल को, इसको हम जर्म सेल बोलते हैं, जो अंदर का सेल है इसको जर्म सेल बोल रहे हैं, इसको खाना देना, और यही आगे जाकर स्पर्म का रूप लेगा, और ये स्पर्म बनकर आगे जाकर रिएक्टेड स्टेज में गिर रहा था, जो कि हम अभी तुरंत बता चुके थे। याद रखेंगे 2-3 सेल का नाम, जर्म सेल, सर्टोली सेल, लेजिक सेल। आइए क्या क्या चीजें हो रही है। मेल है, किसी मेल में क्या हो रहा है? ब्रेन है, ब्रेन में पश्च मस्तिष्क यानी कि जो हाइंड ब्रेन है उसमें हाइपोथैलेमस है। ये जो हाइपोथैलेमस है, इससे हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकल रहा है जिसको हम बोल रहे हैं जीएनआरएच। जीएनआरएच का फुल फॉर्म याद रखेंगे, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। उसके बाद जीएनआरएच आगे जाता है, आगे आगे का मतलब अग्र मस्तिष्क। देखिए पीछे हाइपोथैलेमस था, हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच रिलीज हुआ, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये आगे सिग्नल भेजता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी में भी एंटीरियर पिट्यूटरी, और एंटीरियर पिट्यूटरी से 2 हार्मोन निकलते हैं, एक तो निकलेगा एलएच और दूसरा निकलेगा एफएसएच। एलएच नाम से ही एल है, एल जाएगा लेजिक सेल के पास, यानी कि ये दोनों के दोनों हार्मोन जाएंगे, दोनों के दोनों चले जाएंगे हार्मोन टेस्टिज में, और एलएच जाएगा लेजिक सेल के पास, और लेजिक सेल आगे जाकर निकलवाता है एंड्रोजन। एंड्रोजन को ही हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। तो हम लोग या तो एंड्रोजन लिख देंगे, एंड्रोजन, या टेस्टोस्टेरोन। याद रखेंगे टेस्टोस्टेरोन कहाँ से निकल रहा है? बिल्कुल निकल रहा है टेस्टिस से, लेकिन उसका कंट्रोल कहाँ से हो रहा है? दिमाग से हो रहा है, याद रखेंगे। और टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही किसी भी शरीर में, किसी भी मेल के शरीर में मर्द जैसा, या फिर बोले कि जो भाई फीमेल या मेल कैरेक्टर आता है, दाढ़ी आ जाएगा, मूछ आ जाएगा, या फिर बात करें बॉडी थोड़ा मस्कुलर हो जाएगा, वही सब कैरेक्टर सब टेस्टोस्टेरोन के चलते आता है। एफएसएच, अब सबसे पहला एलएच का नाम, एफएसएच का नाम गौर से सुन लीजिएगा। एलएच का नाम होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, और एफएसएच का फुल फॉर्म होता है फॉलिकल या फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। याद रखेंगे इस चीज को, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सॉरी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो जाएगा। ये जाता है जर्म सेल या सर्टोली सेल के पास। अभी तुरंत हमने बताया था कि सर्टोली सेल किसको बोलते हैं, अगर आप नोटिस किए होंगे तो सर्टोली सेल किसको खाना दे रहा था? जर्म सेल को, यानी ये दोनों के दोनों एक साथ काम करेंगे जर्म सेल को। अब आपको थोड़ा सा इतना तो अंदाजा हो ही गया होगा कि अगर जर्म सेल की बात आ रही है यानी कि ये स्पर्म बना रहा होगा, और स्पर्म बनाने के प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी जो एफएसएच है वो स्पर्मेटोजेनेसिस करवाएगा, और जो एलएच है वो टेस्टोस्टेरोन को निकलवाएगा। बस ये हार्मोन के बारे में याद रखेंगे। क्या हुआ है एक बार थोड़ा सा समराइज कर लीजिए कि जो पीछे वाला दिमाग है, इससे हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है जीएनआरएच, वो आगे आता है एंटीरियर पिट्यूटरी में, 2 हार्मोन निकलवाता है एलएच और एफएसएच, दोनों के दोनों जाते हैं टेस्टिस में, और एलएच जाता है लेजिक सेल के पास और टेस्टोस्टेरोन निकलवाता है, और एफएसएच जाता है जर्म सेल के पास, सर्टोली सेल के पास स्पर्मेटोजेनेसिस करवाने। डन है, क्लियर है। अब बढ़े स्पर्मेटोजेनेसिस पर। चलिए अगर नहीं समझ में आया थोड़ा सा आप पीछे करके 10 सेकंड 20 सेकंड देख लेंगे फिर से, ठीक है ना। आ जाइए स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। नाम से ही पता चल रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब बनना, स्पर्म का बनना, यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ये शुरुआत से बात करते हैं, जब बच्चा पैदा हुआ है तब से। एक मेल है, जन्म लिया है और वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। अब आपके दिमाग में इतना तो आ ही गया होगा कि जब बच्चा जन्म लिया है तो उसी समय से तो मेल गैमेट बन नहीं रहा होगा, उसमें धीरे धीरे बड़ा हुआ होगा। जब बच्चा जन्म लिया है यानी बर्थ, बर्थ से लेकर
कब बनना चालू होगा ये बात करेंगे। तो जब बनना चालू होता है उसको हम बोलते हैं प्यूबर्टी। प्यूबर्टी, प्यूबर्टी का मतलब किशोरावस्था। तो बताइए मेल में किशोरावस्था कब तक आ जाएगी? 12 से 13 साल के बीच में। यानी आपको पता चल रहा होगा कि बर्थ से लेकर सिर्फ और सिर्फ उसमें जितने भी जर्म सेल होंगे, अब सिर्फ जर्म सेल की बात करेंगे क्योंकि जर्म सेल से ही आगे जाकर बनेगा स्पर्म। जितने भी जर्म सेल हैं सब में क्या हो रहा है? माइटोसिस। और ये माइटोसिस कर कर ग्रो हो रहे हैं और ग्रो होने के बाद बड़े बड़े सेल हो जा रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। यानी जो पार्टिसिपेट कर रहा है स्पर्म फॉर्मेशन में वो है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। यानी कि अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्म का फॉर्मेशन चालू हो जाएगा। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आ चुका है, प्यूबर्टी भी आ चुके हैं, उस समय उसके टेस्टिज में हार्मोन भी आ चुके होंगे, दिमाग अच्छे तरीके से काम करना चालू कर चुका है। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होगा फर्स्ट मियोसिस, यानी मियोसिस मियोसिस, यस सही है, मियोसिस फर्स्ट। अब जैसे ही एक सेल में, अब ये एक सेल बना रहे हैं, स्पर्म का सेल है। अब आपको बस इतना सोचना है कि सर अभी तक कहीं भी मियोसिस नहीं हुआ है और जो बच्चा है ये डिप्लॉयड है, तो इसका मतलब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी क्या होगा? डिप्लॉयड होगा। यानी इसमें कितने क्रोमोसोम होंगे? 46 क्रोमोसोम होंगे। एक इंसान में टोटल 46 क्रोमोसोम होता है। ये डिप्लॉयड कंडीशन है। मियोसिस 1 चलेगा, 2 सेल में बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। यानी अब इसमें 23 रहेंगे और इसमें भी 23 रहेंगे। क्यों? क्योंकि मियोसिस 1 में हाफ हो जाता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये याद रखेंगे। अब इसको ही हम लोग बोल रहे हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी से ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन चुका है। ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब अभी तक हम लोग मियोसिस 1 कंप्लीट कर चुके थे, यानी इन दोनों में होगा अब मियोसिस 2 कंप्लीट, इसमें भी होगा मियोसिस 2 कंप्लीट। तो अब आपको पता चल रहा होगा कि ये एक सेल 2 सेल में बदलेगा और ये एक सेल इन 2 सेल में बदलेगा और इन सब के पास 23 क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम और 23 क्रोमोसोम इस प्रकार से हो जाएंगे। अब आपको जो ये दिख रहा है, क्या आपको लग रहा है कि ये स्पर्म है? नहीं लग रहा है सर, गोल होता है क्या स्पर्म? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने तो सिर्फ गोल बनाया था बताने के लिए, लेकिन हम बता रहे हैं ना कि ओरिजिनल में क्या होता है कि ये गोल बनते हैं जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटिड। सिर्फ और सिर्फ स्पर्मेटिड अभी तक बने हैं, ये स्पर्म का रूप नहीं हुए थे। अब इसके बाद एक एक्स्ट्रा में मॉडिफिकेशन होगा और उसके बाद ये 4 स्पर्म बन जाएंगे इस प्रकार से। अब ये हो जाएंगे स्पर्म्स। इस प्रोसेस को फ्रॉम स्पर्मेटिड टू स्पर्म, यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटिड इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस, याद रखेंगे इस चीज को कि स्पर्मेटिड से स्पर्म के बनने को ही हम लोग बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। और इस पूरे प्रोसेस को फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर आता है स्पर्मियोजेनेसिस। और अब बोला जा रहा है कि आपको हम अभी एक चीज बताए थे कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बनने के बाद ये स्पर्म निकलते हैं रेटे टेस्टिस में। निकलना, इस निकलने वाले प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं स्पर्मिएशन। तो इन तीनों चीजों में कंफ्यूज कभी भी नहीं होना है। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म स्पर्मेटोजेनेसिस और मैचुरेशन ऑफ स्पर्म स्पर्मियोजेनेसिस और एक्सक्रीशन ऑफ स्पर्म इज स्पर्मियोजेनेसिस। डन हो गया होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये स्पर्म बनाते किस प्रकार से हैं क्लियर हो गया होगा। आगे फीमेल पर बढ़ते हैं, क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फीमेल में स्पर्म बनना है, बन चुका है, मेल में बन चुका है, टेस्टिज में बन चुका है, किस प्रकार से एपिडिडाइमिस में आकर स्टोर हो चुका है, उसके बाद बाहर डिफरेंस में आएगा, बाहर डिफरेंस से यूरेथ्रा के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। क्लियर हो गया है। मेल के बारे में हम पूरा कंप्लीट पढ़ चुके हैं। अब आते हैं फीमेल में क्या क्या चीजें हुई है। इन फीमेल सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को देखते हैं। चलिए आइए, इस प्रकार से सबसे पहले बन जाएगा फिगर। अब फिगर सबसे आसान है, फीमेल के लिए सबसे आसान फिगर बनाना। देखिए फीमेल के लिए क्या याद रखेंगे, इस प्रकार से सबसे नीचे वाला जो नैरो एंड है इसको हम लोग बोलते हैं वजाइना। उसके बाद ये जो बीच का जो पार्ट है इसको बोलते हैं सर्विक्स। उसके बाद ये जो बड़ा सा ब्रॉड पार्ट है इसको बोलते हैं यूट्रस और यूट्रस। और ये जो दोनों तरफ है इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब बोल देंगे। और इधर इसको दोनों को अंडाकार जो है इसको बोलते हैं ओवरी।
याद रखेंगे। ये है आपके सामने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इधर से कोई भी स्पर्म एंट्री करता है, यूट्रस में आता है, यूट्रस के बाद फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है और फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हो जाता है। किस प्रकार से फर्टिलाइजेशन होता है अभी तुरंत समझाने वाले हैं। अब बस इतना याद रखिए, वजाइना और सर्विक्स। देखिए वजाइना और सर्विक्स, या इसको सर्वाइकल कैनाल भी बोलते हैं, कैनाल गुफा जैसा होता है। यहाँ से देखिए इसमें बच्चा रहेगा, इधर बाहर निकलेगा, इसलिए इसको दोनों को मिलाकर हम लोग बोल देते हैं बर्थ कैनाल। याद रखेंगे, बच्चा इधर से बाहर निकलेगा, यानी सर्विक्स और वेजाइना दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं बर्थ कैनाल। क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं सबसे पहला, जो ये ओवरी है, ओवरी के अंदर से ही ओवम रिलीज होगा। ओवम आएगा यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में, इधर से स्पर्म आएगा, रिप्रोड्यूस सॉरी फर्टिलाइज हो जाएगा। फर्टिलाइज होने के बाद बच्चा निर्माण होकर इधर आएगा, इम्प्लांट होगा, इम्प्लांट होने के बाद बच्चा ग्रो हो गया, ग्रो होने के बाद बाहर निकल जाएगा। यही है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो मेन पार्ट है, यानी कि फर्टिलाइजेशन से लेकर पार्चुरेशन तक सब और सब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही होगा। आइए समझते हैं कि क्या क्या चीजें हो रही हैं फीमेल में। सबसे पहले फीमेल का भी शरीर है, उसका भी हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा जीएनआरएच, जस्ट लाइक मेल। जीएनआरएच से रिलीज सॉरी जीएनआरएच आएगा एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, एंटीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन निकलेंगे, एलएच और एफएसएच। याद रखेंगे इस चीज को। लेकिन फीमेल में बोला जा रहा है कि इनमें ओवरी से भी कुछ हार्मोन निकलते हैं, और ओवरी से हार्मोन जो निकलता है उसको हम बोलते हैं एलएच सॉरी 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 एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एलएच तो हो गया, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों हार्मोन होंगे जो ओवरी से निकल रहे होंगे। क्लियर है। यानी अब फीमेल के लिए एक अलग से एक साइकिल आता है जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसको समझाते हैं। उसके बाद ये सारे के सारे हार्मोन क्लियर हो जाएंगे एक ही झटके में कि किस प्रकार से काम कर रहे हैं, कौन से हार्मोन कब काम कर रहे हैं, क्या हो रहा है फीमेल के शरीर में। आइए थोड़ा सा उससे पहले एक चीज है, अगर मान लेते हैं ये जो जाइगोट हमने सॉरी जो ये यूट्रस बनाया था, यूट्रस में क्या होता है कि 3 लेयर होते हैं। जो बाहर वाला होता है उसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम, जो बीच वाला होता है उसको बोलते हैं मायोमेट्रियम, और जो अंदर वाला होता है उसको बोलते हैं इंडोमेट्रियम। बस इतना याद रखिएगा कि अंदर वाला को इंडोमेट्रियम बोलते हैं, बीच वाले को मायोमेट्रियम और बाहर वाले को पेरीमेट्रियम बोलते हैं। इसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल पे आते हैं कि क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब लग रहा होगा कि ग्राफ बना रहे, सर ग्राफ नहीं है, इस प्रकार से मेंस्ट्रुअल साइकिल को दिखाया जाता है। अब हमने बोला कि किसी भी फीमेल में 1 से लेकर 28 दिन तक मेंस्ट्रुअल साइकिल चल सकता है, यानी कि पहला से 28 दिन एक मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का होगा, 28 दिन का होगा। इसको हम डिटेल में समझाने वाले हैं। अब बोला जा रहा है कि ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है इसको हम मान लेते हैं इंडोमेट्रियम, यानी इनर वॉल ऑफ यूट्रस, सबसे अंदर वाल। अब यहाँ पर 4 हार्मोन आएंगे, याद रखिएगा 4 हार्मोन आपको बनाने होंगे। देखिए सबसे ऊपर जो होगा वो होगा एलएच, और उसके बाद एफएसएच। इधर देखिए ये जो ऊपर बार बार दिख रहा है इसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, और जो नीचे है इसको बोलते हैं एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। इस प्रकार से हो जाएगा। और यहाँ पर जहाँ पर भी एलएच बढ़ा हुआ होगा उसको लेके आ जाइए नीचे खींचते हुए। ये अब थोड़ा सा इधर बन गया है, इसको बना दीजिएगा, ठीक है ना। ये होता है 14 डे, 14वां दिन। याद रखेंगे 14वां दिन जब ओव्यूलेशन का डे होगा। ओव्यूलेशन क्या होता है अभी तुरंत समझेंगे। अब हमने बोला कि जो फर्स्ट से 5 डे होगा यानी पचवा सॉरी पहला से 5वां दिन, इस दिन होगा मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन का अर्थ कि इस दिन मेंडोमेट्रियम टूटेगा। कोई भी यूट्रस है उसका अंदर वाला वाल टूटना चालू होगा। अब कुछ भी चीज टूट रहा है तो उसके दर्द तो होगा, ब्लीडिंग भी होगा। तो यही चीज होता है, पहला से 5वां दिन तक मेंस्ट्रुएशन होता है, ब्लीडिंग होता है। उसके बाद धीरे धीरे फिर से इंडोमेट्रियम बनना चालू हो जाता है। क्यों? क्योंकि इंडोमेट्रियम के बिना कोई भी फीमेल कंसीव ही नहीं कर पाएगी, यूट्रस में बच्चे को नहीं धारण कर पाएगी, इसलिए उसके शरीर में चाहिए इंडोमेट्रियम। तो सबसे पहले वो इंडोमेट्रियम टूटेगा, पहला से 5वां दिन तक मेंस्ट्रुएशन होगा। उसके बाद उसके शरीर में फॉलिकुलर बनने चालू हो जाएंगे, यानी इसी को बोलते हैं फॉलिकुलर स्टेज। फॉलिकल बनना चालू हो जाएंगे, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, और उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल। अब देखिए थोड़ा सा हम इसको समझाने का प्रयास तो कर लेंगे, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ ग्राफियन फॉलिकल को, बाकी सब आप किताब में देख लीजिएगा किस प्रकार से है। अब ग्राफियन फॉलिकल में 2 चीजें होंगी, इस प्रकार से ऊपर वाला पोर्शन, और यहाँ पर एक सेकेंडरी oocyte। तो यहाँ पर 2 चीजें निकल कर बन जाएंगी,
एक तो आपका बनेगा कॉर्पस ल्यूटियम और दूसरा बनेगा ओवम। याद रखेंगे, इसको बोलते हैं ओवम। ये जो आपको लाल कलर का दिखा देते हैं, एक तो ओवम निकला है और दूसरा कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम का एक काम है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन बनाना। इधर ग्राफियन फॉलिकल बना रहा था प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन को। ये अब जैसे ही ओवम आएगा, इसके पास अगर स्पर्म पहुंच जाएगा तो ये कर लेगा फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना लेगा, ये एंडोमेट्रियम में आ जाएगा, सुटेबल हो जाएगा। क्लियर हो गया? यानी कि ये साइकिल रुक जाएगा। जब ये स्पर्म आ गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है। कभी मेंस्ट्रुअल साइकिल 9 महीने तक नहीं होता है। लेकिन अगर हम बोलें कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, सेकेंड ने बोल दिया ये फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, स्पर्म नहीं आया यहाँ पे, इस प्रकार से था कि हमने बोल दिया कि ये स्पर्म आया ही नहीं, तो बताइए जब ये ओवम आएगा, ओवम डीजनरेट हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम भी डीजनरेट खत्म हो जाएगा। तो बताइए जब कॉर्पस ल्यूटियम नहीं रहेगा, प्रोजेस्टेरोन नहीं रहेगा, एस्ट्रोजन भी नहीं रहेगा, और ये दोनों के दोनों हार्मोन हैं जो कि एंडोमेट्रियम को बनाए रखने में मदद कर रहे थे, ये दोनों के दोनों हार्मोन नहीं रहेंगे तो ये एंडोमेट्रियम टूटेगा, साधारण सी बात है। तो वही चीज होता है 28 दिन के बाद कि एंडोमेट्रियम टूटना चालू कर जाता है, जब ये फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ होता है तब। एक चीज याद रखेंगे कि 14वां दिन क्या हो रहा है, ओव्यूलेशन हो रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं कौन सा हार्मोन बढ़ा हुआ होगा, एलएच बढ़ा हुआ होगा सबसे ज्यादा, और ग्राफिन फॉलिकल से क्या निकल रहा होगा, कॉर्पस ल्यूटियम और ओवम। यानी रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ग्राफिन फॉलिकल इज कॉल्ड ओव्यूलेशन, और ये पूरा का पूरा हो जाएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब ओवम आ चुका है और मेल में स्पर्म आ चुका है। डन। पहला हम लोग देख चुके हैं गैमेटोजेनेसिस, और गैमेटोजेनेसिस के दौरान क्या क्या चीजें हो रही हैं सब चीज मिल चुका है। मेल गैमिट, मेल गैमिट, मेल गैमिट, अरे मेल गैमिट के बारे में सुनिए, और एक फीमेल गैमिट। मेल गैमिट स्पर्म है, फीमेल गैमिट ओवम। अब देखिए दोनों चीज बन चुके हैं, गैमेटोजेनेसिस देख चुके हैं। स्पर्म किस स्ट्रक्चर का होता है गौर से देखिएगा। सबसे पहले स्पर्म के बारे में देखिएगा तो स्पर्म के पास पहले सबसे पहले हेड होगा, उसके बाद नेक होगा, उसके बाद मिडिल पीस हो जाएगा इस प्रकार से, और उसके बाद टेल हो जाएगा। इस प्रकार से स्पर्म का फिगर बन जाएगा। ओवम के बारे में देखिए, एक लेयर बाहर की ओर, सॉरी सबसे अंदर से शुरू करते हैं, सबसे अंदर हो जाएगा, उसके बाद एक लेयर बाहर होगा, उसके भी बाहर एक और लेयर होगा, और जो सबसे बाहर वाला लेयर होता है वो प्रोटीन से जुड़ा हुआ होता है। आपको बनाना होगा इस प्रकार से, देख लीजिएगा, एक बार प्रयास कर लीजिएगा बनाकर, साथ में ठीक रहेगा। अब देखिए ये जो हेड पार्ट है इसको हेड बोलते हैं, इसको नेक बोलते हैं, इसको मिडिल पीस बोलते हैं, और इसको टेल बोलते हैं। याद रखेंगे इस चीज को। जो हेड है इसमें 3 एंजाइम होते हैं, बस इतना याद रखिए कि इसमें क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं। जो नेक होता है इसमें डीएनए हो जाएगा। जो मिडिल पीस, एम से मिडिल पीस, एम से माइटोकॉन्ड्रिया, यानी इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है एनर्जी के लिए, क्योंकि स्पर्म को बहुत सारा एनर्जी चाहिए। और जो टेल होता है ये फ्लैजिला होता है, यानी ये करवाता है मूवमेंट। स्पर्म का मूवमेंट कौन करवाता है, टेल। अब ओवम के बारे में देखिए, ये जो जोड़ने वाला जो प्रोटीन दिख रहा है बाहर जोड़ने वाला, इसको बोलते हैं हाई एल्यूरोनिक एसिड, यानी ये हाई एल्यूरोनिक एसिड का एक लेयर होता है। उसके बाद ये जो गोल गोल आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं कोरोना रेडियाटा। उसके बाद अंदर का जो लेयर है इसको बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा, और सबसे अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जो एग्जामिनर है आपसे ये सवाल पूछ के कंफ्यूज कर सकता है कि बताइए स्पर्म में कितने क्रोमोसोम होते हैं, ओवम में कितने क्रोमोसोम होते हैं। तो याद रखिएगा इसके नेक में जो डीएनए है ये 23 क्रोमोसोम होते हैं यहाँ पर, और इसके अंदर भी कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे, 23 क्रोमोसोम, और ये दोनों के दोनों 23 और 23 मिलकर ही तो 46 होंगे। यानी कि अब हम लोग समझने वाले हैं फर्टिलाइजेशन को, किस प्रकार किस प्रकार से फर्टिलाइजेशन होता है। तो आइए अब हम एक स्पर्म को उठाकर इधर ला रहे हैं कि आ गया ये स्पर्म है, लाल कलर से इसको बना दे रहे हैं स्पर्म को, गौर से किया, व्हाइट कलर से बना दे रहे हैं। हमने बोल दिया कि सबसे पहले हेड पेनिट्रेट किया। अब आपके दिमाग में आया सर किस प्रकार से आप कब लेके आ गए पता नहीं चला। तो आइए ये हमने बोल दिया, मान लेते हैं ये इस प्रकार से फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, इधर ये फैलोपियन ट्यूब हो गया। अब हमने बोला कि ये इस प्रकार से है। सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस हुआ है, गैमेट बन चुके हैं। इनसेमिनेशन जरूरी है। इनसेमिनेशन के दौरान क्या होगा कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इधर जाएगा, अंदर जाएगा, इस प्रकार से पेनिस अंदर जाएगा यूट्रस के पास, और यूट्रस में इंसेमिनेट करेगा, एजैकुलेट करेगा, यानी जितना भी स्पर्म होगा यहाँ पर पहुंच जाएगा, और ये सारे के सारे स्पर्म यूट्रस के द्वारा होते हुए फैलोपियन ट्यूब की तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे।
और ये फैलोपियन ट्यूब में ऑलरेडी आए हुए ओवम के पास पहुंचना चाहेंगे। यही तो सेम कंडीशन यहाँ पर दिखा रहे हैं कि ओवम के पास पहुंच चुका है और इनमें से एक स्पर्म को या कितने भी स्पर्म हो सब के सब पहुंच जाएंगे। और लेकिन फर्टिलाइजेशन किसका होगा, एक स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होगा। अब ये स्पर्म आएगा, जैसे ही आएगा सबसे पहले एक बाहर वाले लेयर को तोड़ेगा, हाई एल्यूरोनिक एसिड को। इसको तोड़ने के लिए एंजाइम आएगा हाई एल्यूरोनिडेज, हाई एल्यूरोनिडेज नाम का एक एंजाइम आएगा जो इसको तोड़ देगा। उसके बाद कोरोना रेडियाटा, तो कोरोना रेडियाटा को तोड़ने के लिए आएगा कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। इसको तोड़ने के लिए कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम नाम का एक एंजाइम आएगा। और सब फिर सबसे लास्ट में जोना पेलुसिडा को तोड़ने के लिए जोना लाइसे। ये तीनों के तीनों इस प्रकार से टूट जाएंगे और ये स्पर्म अब एंटर कर जाएगा अपना 23 क्रोमोसोम लेकर। और इसके पास ऑलरेडी 23 क्रोमोसोम थे, यानी कि अब यहाँ पर 23 क्रोमोसोम और 23 क्रोमोसोम दोनों मिलकर बन जाएंगे 46 क्रोमोसोम। इसी को हम बोलते हैं। डन है सर, क्लियर हो गया। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द फीमेल गैमेट, यानी फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ ओवम, दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। डन है सर। क्या बन जाएगा अंत में, जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट में कितने क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम है। कहाँ बना है, फैलोपियन ट्यूब में बना है। क्लियर है, क्लियर है। आगे बढ़ सकते हैं, चलिए आ जाइए आगे बढ़ते हैं। फर्टिलाइजेशन क्लियर हो चुका है। अब जब फर्टिलाइजेशन हो चुका है तो क्लीवेज समझते हैं कि क्लीवेज क्या होता है। थोड़ा समझिएगा थोड़ा सा कि क्या हो रहा है। हमने बोले मान लेते हैं इसको फर्टिलाइजेशन साइट, यानी फैलोपियन ट्यूब जहां पर फर्टिलाइजेशन हुआ। अरे सॉरी, थोड़ा सा फैलोपियन ट्यूब के बारे में सुन लीजिए। ये जो फैलोपियन ट्यूब है, इधर यूट्रस हो जाएगा, इधर फैलोपियन ट्यूब था, इधर यूट्रस है। इसको बोलते हैं इस्थमस, इसको बोलते हैं एम्प्यूला और इसको बोलते हैं फिम्ब्रे। ये तीन चीजें होती हैं फैलोपियन ट्यूब में, याद रखिएगा। जिधर से ओवरी से ओवम रिलीज हो रहा है, सॉरी पकड़ा जा रहा है, इसको बोलते हैं फिम्ब्रे। और जहां पर फर्टिलाइजेशन हो रहा है उसको बोलते हैं एम्प्यूला। याद रखेंगे फर्टिलाइजेशन साइट कौन है, एम्प्यूला। और आगे बढ़ने के लिए आता है इस्थमस, यानी कि अब ये डिवाइड करना चालू करेगा। एक सेल से सबसे पहले दो सेल, दो सेल से चार सेल, चार सेल से आठ सेल, आठ सेल से 16, इस प्रकार से बढ़ता जाएगा। यानी जैसे ही ये 8 से 16 सेल या 16 से 32 सेल का बनेगा, इसी को बोलते हैं हम एम्ब्रायो। और ये एम्ब्रायो कहाँ पहुंच चुका है, यूट्रस के पास पहुंच चुका है। यानी अब हम लोग करवाने वाले हैं इम्प्लांटेशन। आ जाइए। हमने बोल दिया कि ये एंडोमेट्रियम है इस प्रकार से, और यहाँ पर आ चुका है ये इस प्रकार से 8 से 16 सेल का, जिसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रायो, या इसको हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट आकर एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट हो जाएगा। इम्प्लांट का मतलब यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा। इतना मजबूती से अटैच होगा कि ये गिरेगा नहीं, नीचे सरकेगा नहीं, यानी कि यहाँ पर आने के बाद ये अटैच होगा। यानी हम लोग बोलते हैं अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इनटू एंडोमेट्रियम, दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। लिख लीजिएगा इम्प्लांटेशन का डेफिनेशन कि अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इनटू एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस, दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। ब्लास्टोसिस्ट आ गया, ये जो बाहर का लेयर है इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। याद रखेंगे इस चीज को हम लोग बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। और ये ऊपर का जो लेयर होता है इसको बोलते हैं अभी तक के लिए फंडस, जो कि यूट्रस का पार्ट था। अब इम्प्लांटेशन हो चुका है, क्लियर हो चुका होगा कि किस प्रकार से इम्प्लांटेशन हुआ है। अब ये धीरे धीरे और बड़ा होगा और बड़ा होगा, और ये पूरे के पूरे यूट्रस को इस प्रकार से भर देगा, इस प्रकार से यहाँ पर अटैच हो जाएगा। अब जैसे ही ये बड़ा होना चालू करेगा, एक चीज समझिएगा कि एंडोमेट्रियम में तो अटैच है ही, जैसे ही ये बड़ा होना चालू करेगा, इसको खाना चाहिए, पानी चाहिए, और बाकी इसमें जितना भी वेस्ट निकल रहा होगा सब बाहर निकलना होगा। तो ये कौन निकलवा सकता है, सर ये वेजाइना के अंदर है, यूट्रस के अंदर है, बाहर निकालने के लिए कोई ना कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। तो बोला जा रहा है कि ये मदर के शरीर से अटैच होता है प्लासेंटा से, इसी को हम बोलते हैं प्लासेंटा। जो मदर सेल होता है उसी को हम बोलते हैं प्लासेंटा। ये बच्चे का पार्ट नहीं होता है, मदर का पार्ट होता है, इससे ही ये कनेक्ट होता है। लेकिन इसके अंदर जो बच्चा है, मान लेते हैं इस प्रकार से, इस बच्चे के पास एक पाइप से खाना पहुंचता है, पानी पहुंचता है, और जो वेस्ट होता है बाहर निकलता है। इस पाइप को हम लोग बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। अब आपके सामने प्लासेंटा आया है कि प्लासेंटा क्या है। प्लासेंटा मदर का पार्ट है जो बच्चे को अटैच करने का काम करता है, यूट्रस के अंदर होता है, और बच्चे के पास एक पाइप जाता है जिसको बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। अब जो प्लासेंटा है ये कुछ हार्मोन निकालता है, याद रखेंगे HPL,
ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन लिख लेंगे अपने कॉपी में, HCG, ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। ये सब हार्मोन कौन निकलवाता है? प्लेसेंटा निकलवाता है। याद रखेंगे, HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। उसके बाद बोला जा रहा है ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है ये बच्चे तक ब्लड को कैरी करता है और इधर से ब्लड को वापस लेके जाने का भी काम करता है। अब इम्प्लांटेशन हो चुका है, बच्चे को खाना मिल रहा है, अब बच्चा कितने दिन तक यहाँ रहेगा? लगभग 9 महीनों तक। यानी अब आगे बढ़ते हैं इम्प्लांटेशन। देखिए गैमेटोजेनेसिस समझ लिया, इंसेमिनेशन समझ लिया, फर्टिलाइजेशन समझ लिया। अब आ चुके हैं हम सॉरी इम्प्लांटेशन भी हो गया है, अब गैस्टुरेशन पे आ चुके हैं। गैस्टुरेशन यानी जो बच्चा है अब बड़ा हो रहा है। लगभग कितने दिन का पीरियड होगा? 9th मंथ का। अब 9th मंथ को अगर आप दिन में कन्वर्ट करिएगा तो लगभग 280 दिन आएगा। ठीक है, आप कन्वर्ट करके देखिएगा, 9 गुना 30 कर लीजिए, 9 के 70 और लगभग 280 दिन ये हो जाएगा। 280 दिन का गैस्ट्रेशन होगा। इसको हम बांटते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फर्स्ट 3 महीने, सेकेंड 3 महीने और थर्ड 3 महीने। 3 महीने को हम बोलते हैं ट्राइमेस्टर। यानी ये हो जाएगा फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ये हो जाएगा सेकेंड ट्राइमेस्टर और ये हो जाएगा थर्ड ट्राइमेस्टर। इस प्रकार से फर्स्ट सेकेंड थर्ड ट्राइमेस्टर। पहले 3 ट्राइमेस्टर में सबसे पहला मंथ जो होगा उसमें तो हार्ट बनेगा, जो भी बच्चा होगा उसका हार्ट बनना चालू होगा, यानी दिल धड़कना चालू होता है। इसी से तो डॉक्टर को पता चलता है, साउंड सुनकर, हार्ट साउंड सुनता है डॉक्टर और उसको पता चल जाता है कि जो बच्चा है या नहीं है। हार्ट बनेगा पहले महीने में, उसके बाद वाइटल ऑर्गन, लीवर बनेगा, लंग्स बनेंगे और कुछ ऑर्गन्स बनकर तैयार हो जाएंगे पहले 3 महीने। चौथे से 5वें महीने में यहाँ पर बोला जा रहा है कि उसके शरीर में थोड़े थोड़े कुछ और भी ऑर्गन तैयार होना चालू हो जाएंगे। क्या बोले? स्किन आना चालू हो जाएगा, स्किन आएगा, आईब्रो आ जाएगा और हेयर आ जाएंगे, ये सब। और जो छठा महीना होगा, छठे से 7वें महीने में उसमें गोनाड्स आ जाएंगे। अगर फीमेल होगी तो ओवरी आएंगे और मेल होगा तो टेस्टीज आएंगे। यानी मेल और फीमेल का डिसीजन कहाँ हो रहा है? छठे महीने में या 7वें महीने में, इस प्रकार से। और 7वां 8वां 9वां महीना जो है इसमें फुल्ली डेवलप हो जाएगा बच्चा, फुल्ली डेवलप। यानी 7वां से 8वां में 9वां में हो सकता है फुल्ली डेवलप हो जाएगा। यानी अब ये जो बच्चा है बाहर निकलने के लिए रेडी हो चुका है, 9वें महीने तक क्लियर हो चुका है कि 9वां महीना में ये बच्चा बाहर निकलेगा। ये है गैस्ट्रेशन का पीरियड, इसको दिख लेंगे, दिमाग में छाप लेंगे, इस प्रकार से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जब गैस्ट्रेशन हो जाएगा अब बच्चा डेवलप हो चुका है, फुल्ली डेवलप्ड, फुल्ली डेवलप्ड हो चुका है फीटस। इस फीटस को अब निकलना है बाहर। कहां से निकलना है? यूट्रस से बाहर। तो ये फीटस सिग्नल देगा मदर के शरीर को, ये फीटस सिग्नल देगा मदर के दिमाग को, मदर्स ब्रेन। और मदर का जो ब्रेन है एंटीरियर पिट्यूटरी, पिट्यूटरी से आगे, पिट्यूटरी लिख दे रहे हैं, पिट्यूटरी से एक आगे हार्मोन निकलेगा जिसका नाम होगा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक ऐसा हार्मोन है जो मायोमेट्रियम के पास जाएगा। सोच कर देखिए, मदर के ब्रेन तक सिग्नल कौन भेज रहा है? जो ये यूट्रस के अंदर फीटस था वो सिग्नल भेज रहा है मदर के दिमाग को, और ये जो मदर का दिमाग है वो फीटस के पास फिर से सिग्नल भेजेगा, यानी मायोमेट्रियम के पास भेजेगा सिग्नल। और ये ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा मायोमेट्रियम। अगर आपको बढ़िया से याद हो तो अभी तुरंत हमने बताया था कि मायोमेट्रियम जो कि यूट्रस का एक बीच वाला बाल होता है, इसका काम होता है कॉन्ट्रैक्ट करना, यानी फैलना। इसके दौरान अब बच्चा बाहर निकलेगा मायोमेट्रियम के दौरान, यानी मायोमेट्रियम यूट्रस का एक वाल है, फैलेगा और ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। अब बच्चा आराम से, अब इसका काम नहीं है, अब मदर का ब्रेन खुद काम करने लगा कि जैसे ही फीटस ने सिग्नल दिया कि बाहर निकलना है, बाहर निकलने का सिग्नल आ चुका है, फुल्ली डेवलप हो चुका है, मदर का ब्रेन चालू हो चुका है, ऑक्सीटोसिन निकाल रहा है। जितना ऑक्सीटोसिन निकलेगा उतना मायोमेट्रियम से कॉन्ट्रैक्ट होगा, फैलेगा, और जितना कॉन्ट्रैक्ट होगा, जितना मायोमेट्रियम फैलेगा उतना ही ऑक्सीटोसिन और रिलीज होगा। सोच के देखिए, ऑक्सीटोसिन रिलीज होते गया, मायोमेट्रियम फैलते गया और अंत में डिलीवरी हो गया उस समय। यानी इसी को डिलीवरी ऑफ बेबी इज कॉल्ड पार्चुरेशन। ये हो जाएगा पार्चुरेशन। यानी अब जो बच्चा है बाहर आ चुका है। अब जब बच्चा बाहर आएगा, क्या उसके साथ कुछ चीजें आएंगी, क्या कुछ चीजें साथ में लेकर वो बच्चा बाहर निकलेगा? वही चीज हम देखने वाले हैं इसमें कि क्या कोई बच्चा है जो कुछ चीज लेकर आ सकता है। तो बिल्कुल, अगर मान लेते हैं इसके साथ 2 चीजें आएंगी, पहला तो प्लासेंटा आएगा और दूसरा ये अम्बिलिकल कॉर्ड आ जाएगा। ये आ जाएगा प्लासेंटा और ये आ जाएगा अम्बिलिकल कॉर्ड, और इधर है ये फीटस। याद रखेंगे इस चीज को, ये है फीटस और ये अम्बिलिकल कॉर्ड। इस प्रकार से इस अम्बिलिकल कॉर्ड को डॉक्टर काट कर और अलग कर देता है, फीटस अलग हो जाता है, बच्चा अलग आ जाता है। अब बोला जा रहा है कि ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है इसमें वेन होगा और आर्टरीज होगा। डिसाइड कैसे करें?
अब जो भी बच्चे के दिल तक लेके आ रहा होगा वो होगा वेन, और जो बच्चे से बाहर लेके जा रहा होगा उसको आर्टरी बोलेंगे। वेन, जब बच्चे तक खून आ रहा है तो वो ऑक्सीजनेटेड खून आ रहा होगा, और जब बच्चे से खून जा रहा होगा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। सीधी सी बात है, बच्चे के पास कोई भी वेस्ट पार्टिकल निकालने के लिए कोई चीज है ही नहीं, तो जो भी बच्चे के पास खून आएगा ऑक्सीजनेटेड आएगा, और जो बाहर निकलेगा डीऑक्सीजनेटेड आएगा। यही है बच्चा किस प्रकार से बाहर आता है, इसको कट करके बाहर निकाल लिया जाता है। ये है फीटस बनकर तैयार हो जाता है, बच्चा बाहर आ चुका है। क्लियर है, पार्चुरेशन खत्म हो जाता है यहाँ पर। इसके बाद लास्ट टॉपिक जिसको हम बोल रहे हैं लैक्टेशन। क्या होगा लैक्टेशन के दौरान? लैक्टेशन सबसे पहला दिमाग में आना चाहिए कि बहुत सारे ऐड भी देखे होंगे, प्रचार भी देखे होंगे कि 6 महीनों तक सिर्फ माँ का दूध ही पिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट येलोइश मिल्क होता है, यानी जो फर्स्ट टाइम येलोइश मिल्क निकलता है उसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉम। याद रखेंगे, इसको बोलेंगे कोलेस्ट्रॉम। जो कोलेस्ट्रॉम है उसका में एक एंटीबॉडी होता है जिसको हम बोलते हैं आईजीए एंटीबॉडी। इसमें आईजीए एंटीबॉडी होता है, एंटीबॉडी का मतलब ताकत होता है, प्रोटीन होता है जिससे बीमारियों से लड़ने की ताकत आती है। वो किस में होता है? कोलेस्ट्रॉम में, जो फर्स्ट येलोइश मिल्क होता है। और जो लैक्टेशन होता है लगभग लगभग 6 महीनों के लिए काम करता है। 6 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी आफ्टर डिलीवरी, या सॉरी प्रेगनेंसी गलती से बोल दी, आफ्टर डिलीवरी के बाद भी 6 महीनों तक ये रहता है। अब इस समय क्या होता है फीमेल के शरीर में? गौर से सुनिएगा, मेमोरी ग्लैंड के बारे में थोड़ा सा हम समझा दे रहे हैं कि जो मेमोरी ग्लैंड होता है, इस प्रकार से मेमोरी ग्लैंड फीमेल शरीर में 2 होते हैं। अब बोले जा रहे हैं कि इसके शरीर में अगर देखिएगा तो मेमोरी एल्विलाई लगे हुए होते हैं, मेमोरी डक्ट होता है। इस प्रकार से मेमोरी एल्विलाई, मेमोरी डक्ट, मेमोरी एल्विलाई, मेमोरी डक्ट, इस प्रकार से बहुत सारे मेमोरी एल्विलाई और मेमोरी डक्ट होते हैं। और ये सारे के सारे एक जगह पर मिलकर लैक्टिफेरस डक्ट बनाते हैं। याद रखेंगे, ये सारे के सारे डक्ट हैं जिसको हम बोलते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। लैक्टिफेरस डक्ट ही बाहर निकलता है निप्पल के द्वारा। ये है निप्पल इस प्रकार से, और ये है मेमोरी एल्विलाई, और इसको बोलते हैं मेमोरी। अब बोला जा रहा है कि मदर के शरीर में एक हार्मोन की मात्रा बढ़ेगी जिसको हम बोलते हैं प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन की मात्रा बढ़ जाएगी। ये प्रोलैक्टिन भी एंटीरियर पिट्यूटरी से ही निकल रहा है फीमेल के शरीर में। याद रखेंगे, दिमाग से ही निकल रहा है प्रोलैक्टिन। और ये जैसे ही प्रोलैक्टिन बढ़ेगा उस समय क्या होगा कि प्रोलैक्टिन जाएगा मेमोरी ग्लैंड में, और मेमोरी एल्वोलाई में सीक्रेट करवाएगा मिल्क, और ये मिल्क बाहर जमा होगा यहाँ पर लैक्टिफेरस डक्ट में। अब फिर से जमा हो गया, निकलवाने के लिए कोई ना कोई हार्मोन चाहिए, और निकलवाने वाला हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन। तो ये ऑक्सीटोसिन अब मिल्क को बाहर निकलवा देगा, यानी अब बच्चे के पास मिल्क पहुंच जाएगा, वो बच्चा आराम से ब्रेस्ट फीडिंग कर सकता है, दूध पी सकता है। तो अब आपको पता चल रहा होगा कि प्रोलैक्टिन मिल्क को बनाता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन। इसको हम लोग आराम से बोल देंगे मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन। और यहाँ पर ऑक्सीटोसिन के बारे में आपको एक चीज मिली होगी कि ये मिल्क को बाहर निकलवा रहा है, यानी मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन है ये। या अगर हम एक और नाम बोलें तो आपको दिख रहा होगा कि ये बच्चे को भी जन्म दिवा रहा था, बच्चे के जन्म में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं बर्थ हार्मोन। यानी इस प्रकार से आपको समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से पूरा का पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन एक लाइन दूसरे लाइन से जुड़ा हुआ है, और अंत में जाकर ये बच्चा अब धीरे धीरे बड़ा होगा, और ये बड़ा होने के बाद फिर से मैच्योर होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस या तो oogenesis करेगा, और इस प्रकार से आगे जाकर डेवलप होगा। क्लियर है? इस प्रकार से ये होता है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो भी फंडा था। क्लियर? हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो चैप्टर है अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और आप इसी प्रकार से इस पर हमारे साथ में जुड़े हुए रहेंगे। और अगर आप कोई भी सिंगल डाउट है या फिर कोई भी थोड़ा सा भी डाउट है तो आप कमेंट में नीचे लिख देंगे, हम उसमें आपका जवाब जरूर देने की कोशिश करेंगे। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को जितना आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। थैंक यू, मिलते हैं और भी वीडियोज़ के साथ।